अच्छा, ऐसे कितना इंसिडेंट हुआ है जब हम लोग अपना दिमाग ऐसे खरोचते रह गए कि यार ये पीएसजी की टीम में मेंटालिटी क्यों नहीं है। ये पीएसजी की टीम इतने सारे सुपरस्टार्स को इकट्ठा भी कर चुकी है, लेकिन अल्टीमेटली स्टिल वो फेल हो जाते हैं इनमें मेंटालिटी इन्फ्यूज करने में। ऐसा कैसे हो सकता है? या फिर इस क्लब का, जो कि अगर नसीर अल खिलाफी की बात करें, या फिर जो इतना बड़ा क्लब है जिसके पास सारी पावर्स है, सारी रिसोर्सेज है, स्टिल ये एक्चुअली में एक टीम बनाने में अनसक्सेसफुल क्यों रहे? चाहे हम इनके मैनेजर सिलेक्शन की बात करें, चाहे हम इन प्लेयर रिक्रूटमेंट की बात करें। लेकिन भाई आज जो की रिपोर्ट आई ना, इसने मेरा दिमाग घुमा दिया भाई। मैं सही बताऊं, इस क्लब को छोड़ के बाकी क्लब के लिए दिल से रिस्पेक्ट बढ़ गई, चाहे वो कोई राइवल क्लब हो, चाहे छोटा मोटा क्लब हो। अब हाल ही में यहाँ पर लिक्विप ने टॉप 30 यहाँ पर वो बिगेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स निकाले हैं जो लीग 1 में है, और उसमें से पहले 15 में से यहाँ पर 14 पीएसजी के प्लेयर हैं। अब देखो ये अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि ऑफकोर्स यहाँ पर पीएसजी के हम रेवेन्यू की बात करें तो कहाँ लीग 1 का अगर आप कंबाइन भी कर दो, फिर उसका दुगना तिगना भी कर दो, तब भी पीएसजी के आसपास नहीं आता। लेकिन जब आप इसके डिटेल्स में जाओगे ना, अगर हम लिक्विप के यहाँ पर रिपोर्ट की बात करें तो उन्होंने पर मंथ की निकाली है। वैसे अगर हम बात करें क्रिस्टोफर गाल्ट्री की भी, तो वो भी 8 मिलियन की सैलरी ले रहा है 1 साल की। एंड ऑफकोर्स आई थिंक ये बहुत पीछे नहीं है। ऑफकोर्स आई थिंक डिएगो सिमियोनी की बात करें, जोसे मोरिनो, एंटोनियो कॉन्टे, इन सबके पीछे आता है, लेकिन लीग 1 में ये हाईएस्ट है। लेकिन अगर प्लेयर की बात करें पर मंथ की, तो यहां पर लियोनेल मेसी की पर मंथ की जो सैलरी है यह हुआ है 3.3 मिलियन यूरोज। और उसके बाद अगर हम नेमार की बात करें, वो आती है 3.6 मिलियन यूरोज। और अगर एम्बापे की बात करें तो वो आती है 6 मिलियन यूरो पर मंथ। लेकिन सबसे शॉकिंग फैक्ट ये है कि अगर हम उसके नीचे आ जाए ना, तो मार्किनियोस भी 1.2 मिलियन यूरोज कमा रहा है पर महीने के, यानी कि लगभग वो 300 के निकाल रहा है, वही जो कि मार्कस रैशफोर्ड कमा रहा है। वो सैलरी जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड उसको देने के लिए तैयार भी नहीं है। शायद से मार्कस रैशफोर्ड को 250 दे देंगे, लेकिन 350 नहीं दे सकते। वही सैलरी जो कि शायद से मेसन माउंट ड्रीम करता है, लेकिन देने के लिए तैयार नहीं है। शायद से उस सैलरी के आसपास की है जो कि यहां पर वैन डाइक और मो साला कमाते हैं लिवरपूल में, लेकिन लिवरपूल उनको हाईएस्ट मानती है, ये तो हाईएस्ट भी नहीं है। उसके बाद अगर वेराटी की बात करें, अगेन 1.2 मिलियन पर मंथ। उसके बाद अगर हकीमी की बात करें तो अगेन 1 मिलियन पर मंथ। अगर ये चलते चलते नीचे आ जाए ना, तो रेनातो सांचेस की बात करें तो वो भी 500,000 पर मंथ की सैलरी ले रहा है। ये इतना ज्यादा है कि एक्चुअली में पीएसजी अपने एक महीने में 25 मिलियन तो सिर्फ सैलरी में निकालती है। नो डाउट क्यों इनका जो वेज बिल है वो इतना ज्यादा है। असल में बात पता है, तुमको ये लग रहा हो कि इनको इतनी सैलरी क्यों मिल रही है, तो इसमें क्या खराबी है? क्योंकि अगर हम रियल मैड्रिड की बात करें, बार्सा की बात करें, इतने बड़े बड़े क्लब्स की बात करें, तो वहां पर भी वेज बिल तो जाता ही होगा। सीधा पॉइंट इज कि हम लोग ना, और मैं अपनी गलती मानता हूं कि हम लोग ना एम्बापे, खैर एम्बापे का तो किसी भी भाई, एम्बापे अगर बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड भी है ना, तब भी ये सैलरी जस्टिफाई नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। पीएसजी में तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता, जहां पर लीग 1 सबको पता है वो लीग 1 ही जीत रहा है, चैंपियन लीग तो जीता भी नहीं है। बट ठीक है, उसने नेल कर दिया, बधाई हो। द पॉइंट इज कि एम्बापे, नेमार, मेसी के कॉन्ट्रैक्ट पे इतनी ज्यादा नजर हो जाती ना कि हम लोग ये भी भूल जाते हैं कि एक्चुअली में मार्किनियोस की बात करें, वेराटी की बात करें, हकीमी, डोनारुमा, सर्जियो रामोस, ये सारे प्लेयर्स जो कि इतना टेबल पे देते भी नहीं है, ये इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कैसे निकाल ले गए? अगर आप मुकिएले की बात करो, मुकिएले भी लगभग 700,000 की सैलरी ले रहा है पर मंथ की है। और देखो ऑफकोर्स यार, ये इतना बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, और पता है काफी लोग, जब मैं इस पे सोशल मीडिया पे रिएक्शन देख रहा था, तो काफी लोग यही रिएक्ट कर रहे थे कि जब आप इतना पैसा दोगे, जो कि देखो अगर हम नेमार, मेसी, एम्बापे की बात करें तो ये इतना मर्चेंडाइज बेचते हैं, ये इतनी स्पॉन्सरशिप रेवेन्यू लाते हैं कि इनका इतना खटकता नहीं है। खटकता इन प्लेयर्स का जिन्होंने अपने सर पे चढ़ा रखा है। रेनातो सांचेस की मैं बात करूं, कितना खेला है, फबियान रुइस की मैं बात करूं, यहाँ पर कार्लोस सोलर की मैं बात करूं, बर्नार्ड की बात करूं, या फिर अगर मैं यहाँ पर मार्किनियोस जिसकी परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा खराब आ रही है उसकी मैं बात करूं, आप कैसे करोगे? हाल ही में ले पेरिजियन ने एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में ये डाला कि लुइस कैंपोस, जिसने 2022 में वेराटी का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करा था, उसको ये पट्टी पढ़ाई थी कि तू जितने गेम खेलेगा तेरे को उतने पैसे बढ़ते रहेंगे। और उस चक्कर में यहाँ पर इतनी आपस में कंपटीशन बढ़ रहा है कि वो खेले, क्योंकि यही चीज अभी सारी प्लेयर्स पे एप्लीकेबल है कि जो जितना खेलेगा उतना वो ज्यादा कमाएगा। तो अपनी बॉडी को और भी ज्यादा पुश किया जा रहा है। एक काफी ज्यादा एपिक था भाई, लिटरली एपिक था। इस पर तो मैंने बिल्कुल ही अनस्क्रिप्टेड रिएक्ट करा है। लेकिन इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर बेलिंगम की, तो भाई बेलिंगम को लेके यहाँ पर ऑफकोर्स तुम्हें पता है लिवरपूल है, रियल मैड्रिड है, मैनचेस्टर सिटी है। बहुतों के हिसाब से यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी और रियल मैड्रिड काफी आगे हैं, लेकिन लिवरपूल वाले भी कहीं ना कहीं अपना जो होप है वो नहीं छोड़ रहे।
हाउएवर उनके पास एक प्लान बी भी है जो अगली हमारी अपडेट है, लेकिन रिपोर्ट्स के हिसाब से यहां पर 9 अप्रैल के आसपास की डेट निकली है जहां पर बेलिंगम अपना डिसीजन बता देंगे डॉर्टमुंड को, और डिसीजन में तुमको ये एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये तो पता चलेगा ही चलेगा कि वो छोड़ रहे हैं डॉर्टमुंड को, लेकिन ये भी पता चल जाएगा कि वो किसका यहां पर ऑफर एक्सेप्ट कर रहे हैं, इट्स रियल मैड्रिड, इट्स मैनचेस्टर सिटी, या फिर इट्स एक्चुअली लिवरपूल। अब एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया था एथलेटिक पे जहां पर उन्होंने इस चीज को कंफर्म करा कि यार ये देखना पड़ेगा कि बेलिंगम सिटी में फिट कैसे होगा, क्योंकि बेलिंगम और डिब्रोइन एक ऐसे टाइप के प्लेयर हैं जो कि एक साथ नहीं खेल सकते, और ना ही आप बेलिंगम को रॉड्री के प्लेस पे खिला सकते हो। तो बेलिंगम को खिलाने के लिए आपको डिब्रोइन को तो बाहर निकालना ही पड़ेगा, और ये हमने देखा भी कि देखो डिस्ट्रक्टिव प्लेयर्स जो होते हैं ना, उसमें एक डिस्ट्रक्टिव वर्ड और पॉज ये बहुत यूज किया गया। उन्होंने कहा कि देखो अगर आप अर्लिंग हालैंड की बात करो तो एक प्लेयर को सेट करने के लिए किसी को सेक्रीफाइस करना पड़ा, और इस सीजन वो फिल फोडन था। ऐसी अगर डिब्रोइन की अगर हम बात करें तो डिब्रोइन का अगर हम पीक की बात करें आज भी वो मैग्निफिसेंट चीज कर रहा है, लेकिन अगर बेलिंगम की बात करते हैं तो वो बहुत फ्यूचर की देखते हैं। ऐसे में बेलिंगम और डिब्रोइन एक साथ नहीं खेल सकते। खैर अभी आपको ये मुश्किल है कहना कि कौन लेजिट आगे करता है, क्योंकि मेरे को लगता है रियल मैड्रिड भी कोई इतना ज़्यादा होप नहीं कर रही, रियल मैड्रिड भी बैकफुट पे ही है, तो सिटी और लिवरपूल का ही मेरे को ज़्यादा चांसेस लग रहा है। खैर इसी के साथ अगर बात करें एक और मिडफील्डर के, रीजन वाई आई सेड कि लिवरपूल के पास शायद से अपना प्लान बी भी हो सकता है, वो है कि मेसन माउंट को लेके भाई इस समय लिवरपूल काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। अब काफ़ी लोग ये मान रहे हैं कि लिवरपूल लाइक मेसन माउंट और चेल्सी में इस समय जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल टॉक्स हैं वो थम गए हैं। देखो वो थम गए हैं, लेकिन चेल्सी अब यहाँ पर अफोर्ड नहीं कर सकती और टाइम, और उसके पीछे का रीजन ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका 2024 में खत्म हो रहा है, और मेसन माउंट जो कि एक ऐसा प्लेयर है जिसको स्टैमफोर्ड ब्रिज अपना वन ऑफ द ब्राइटेस्ट किड मानता है, उस पे ये अपना नुकसान नहीं होने दे सकते, वो भी तब जब एक्चुअली में उनको एफएफपी को जस्टिफाई भी करना है। खैर एफएफपी को लाइक मेरे को समझ में नहीं आ रहा है पीएसजी अपना एफएफपी जस्टिफाई कैसे करती है। वो नेक्स्ट भाई एफएफपी बहुत ही बायस्ड है यार, कभी यार तो बहुत ही ज़्यादा क्रूअल लगता है मुझे। खैर अगर हम यहाँ पर मेसन माउंट की बात करें तो चेल्सी लगभग 70 से 80 मिलियन का प्राइस टैग फिर भी मांग सकते हैं, जबकि उनको पता है कि मेसन माउंट का कॉन्ट्रैक्ट अगले साल खत्म हो रहा है, और ये चीज़ इतनी ज़्यादा जस्टिफाई कर रही है चेल्सी कि उनको पता है कि लिवरपूल फिर भी पे करने के लिए तैयार है। अब ये कंफर्म नहीं है कि लिवरपूल इस प्राइस टैग को रियलिस्टिक मानती है या नहीं मानती है, लेकिन ये कंफर्म आई है लिवरपूल के कैंप से कि वो पे करने के लिए ज़रूर तैयार है, और शायद से वो कॉन्ट्रैक्ट भी अच्छा दे देंगे। अभी करंट कंडीशन ये है कि मेसन माउंट का जो चेल्सी में ऑफ जो सैलरी है वो 100,000 की है, ये वही है जो कि 2019 में उसने, और अब जो वो मांग रहा है वो 300 है, लाइक ट्रिपल, और चेल्सी मानती नहीं है कि 300 देना किसी भी तरह से जस्टिफाइड है।